नमस्ते स्टूडेंट्स। तो हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स का चैप्टर नंबर 7। नाम है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। इस चैप्टर में सीबीएसई वालों को दो ही चीज कट है और वो भी काफ़ी छोटी चीज़ है, जब आएंगी तब बताऊंगा। ये चैप्टर एंट्रेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। काफ़ी नया भी इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे वर्क एनर्जी पावर आप लास्ट चैप्टर में जो पढ़ा वो आपको सब पता था, वैसे इसमें बहुत कुछ नया होगा, तो प्लीज़ ध्यान लगा के मन लगा के पढ़िएगा। सबसे पहले थोड़ी बहुत टर्मिनोलॉजीज पढ़ लेते हैं। सबसे पहला है पार्टिकल। A particle is defined as an object whose mass is finite but whose size and internal structure can be neglected। अगर आपको पता हो तो ये पार्टिकल नाम की चीज़ हमने चैप्टर 3 में भी पढ़ी थी कि भाई अगर आप मान लो आपके स्कूल का ये क्लास 11th है और ये स्टाफ रूम है, आपको स्टाफ रूम में बुलाया गया है। इनके बीच का डिस्टेंस है 20 मीटर का डिस्टेंस, समझ लेते हैं। तो आप जो होगे उसको पार्टिकल हम 20 मीटर भी नहीं, मतलब मान लो ना कि भाई ये इसके अलावा एक और एग्जांपल लेते हैं। चलो आपका क्लासरूम ही लेते हैं, ठीक है। आपका क्लासरूम है, यहाँ पे एक बेंच है, ठीक है। उस पे आप बैठे हो, आपको दूसरी बेंच पे जाना है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है 5 मीटर। तो आपको एज अ होल पार्टिकल नहीं बोल सकते, बराबर है। आपकी पूरी बॉडी 1.5 मीटर के आसपास की होती है तो आपको पार्टिकल नहीं बोल सकते। वेयरएज ये आपका घर है और ये आपकी स्कूल है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है 10 किलोमीटर। तब आप जो हो जाओगे वो आप क्या कंसिडर हो जाओगे, पार्टिकल। आपका मास तो है बट आपका साइज और इंटरनल स्ट्रक्चर को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। इवन कार भी हम क्या कर सकते हैं, आप कार में बैठ के जा रहे हो, मान लो आपके पापा के पास कार है, आप उसमें बैठ गए, ठीक है, और आप जा रहे हो, कहाँ पे जा रहे हो, स्कूल। तो आपकी कार भी क्या हो जाएगी, पार्टिकल हो जाएगी। तो ये विद रिस्पेक्ट टू होता है सब कुछ, इसलिए हम उसको हम क्या बोल सकते हैं, पार्टिकल बोल सकते हैं। क्लियर हुआ कि भाई जिसका साइज और इंटरनल स्ट्रक्चर को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज है सिस्टम। तो जैसे आप और आपका भाई या आपकी बहन दोनों जा रहे हो तो दो अलग अलग पार्टिकल हो गए। A system is a collection of very large number of particles which mutually interact with one another। जैसे बहुत सारे पार्टिकल्स जिसकी साइज को नेग्लेक्ट कर सकते हैं बट सब अलग अलग है। A body of finite size can be regarded as a system because it is composed of large number of particles interacting with one another। कोई भी एक बॉडी फाइनाइट साइज की वो अलग अलग पार्टिकल से बनी हुई है तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, सिस्टम ऑफ पार्टिकल बोल सकते हैं। मान लेते हैं एक कंटेनर है, ठीक है, इसमें अलग अलग शेप्स के बहुत सारे बॉक्सेस हैं, तो ये अलग अलग पार्टिकल हुआ है, इसको हम पूरे को क्या बोलेंगे, सिस्टम बोलेंगे, सिस्टम ऑफ अ पार्टिकल। क्लियर हो गया बेटा, बराबर है, बेसिक डेफिनेशन। तीसरा, इंटरनल फोर्सेस क्या होती है। द म्यूचुअल फोर्स इज एक्सर्टेड बाय द पार्टिकल ऑफ सिस्टम ऑन वन अनदर। अब देखो सिस्टम में 3-4 पार्टिकल है, वो सब एक दूसरे को फोर्स लगाएंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरनल फोर्सेस। दिस फोर्सेस आर रिस्पांसिबल फॉर होल्डिंग टुगेदर द पार्टिकल्स एज अ सिंगल ऑब्जेक्ट। एक ही ऑब्जेक्ट बना रहेगा, जैसे आपकी बॉडी एक ही ऑब्जेक्ट बनी रही है तो आपकी बॉडी के अंदर जितने भी पार्टिकल्स है वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, पकड़ के रख रहे हैं। तो एक्सटर्नल फोर्सेस क्या होते हैं, द आउटसाइड फोर्स एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट बाय एनी एक्सटर्नल एजेंसी इज कॉल्ड एन एक्सटर्नल फोर्स। बराबर, आउटसाइड फोर्स अगर वो किसी सिस्टम पे लगाएगा, बराबर है, या ऑब्जेक्ट पे लगाएगा बाय एन एक्सटर्नल एजेंसी, एक्सटर्नल एजेंसी मतलब बाहर से लगा रहा है, उसे हम एक्सटर्नल फोर्स बोलेंगे। सच फोर्स चेंजेस द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और इसी के कारण वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज होता है। हमने पता है वेलोसिटी कैसे चेंज कर सकते हैं। मान लो कोई बंदा है 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से जा रहा है, उसको कैसे चेंज कर सकते हैं, या उस पर फोर्स लगाना, फोर्स मतलब वो क्या है, एक्सटर्नल फोर्स। डन, पक्का, ओके। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेंटर ऑफ मास। क्या है सेंटर ऑफ मास, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आर एप्लीकेबल टू पॉइंट ऑब्जेक्ट्स। न्यूटन के जो लॉ थे चैप्टर 5
वो सिर्फ पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए ही एप्लीकेबल है। The introduction of the concept of center of mass enables to apply them equally well to the motion or of finite or extended objects. फाइनाइट मतलब जो काफी बड़े ऑब्जेक्ट्स होंगे और बहुत ऑब्जेक्ट्स होंगे, उनके सबको आप कंबाइन करके उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। बराबर है? क्या है सेंटर ऑफ मास? द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी इज अ पॉइंट वेयर द होल मास ऑफ द बॉडी is supposed to be concentrated for describing its translator motion. अब देखो, इतनी बड़ी कार है, ठीक है, इसको लेमोजिन बोलते हैं, जो बड़ी कार है। अब इतनी, वो लेमोजिन की साइज जनरली 5 से लेके 10 मीटर तक होती है, बहुत बड़ी होती है, बहुत लंबी सी होती है। जब वो मूव कर रही होती है तब उसका एक पॉइंट होता है जहां पे उसका पूरा मास, हम उसको ऐसे मान सकते हैं कि भाई वो अगर ये पूरी लेमोजिन हो या एक पॉइंट हो, दोनों सेम है। हम अगर उसको ऐसा मान ले, क्यों? जब भी आप क्वेश्चंस करोगे तो क्या बार बार लेमोजिन बनाते रहोगे? नहीं, आप कहां से डील करोगे? एक पॉइंट से डील करोगे। एक पॉइंट से डील करोगे तो वो एक पॉइंट आपका क्या हो जाएगा? सेंटर ऑफ मास। बेसिकली व्हाट इज सेंटर ऑफ मास देन? सेंटर ऑफ मास इज दैट पॉइंट जहां पे वो उसका पूरा मास ऐसा कंसंट्रेटेड हो, वो हम बता सकते हैं। समझ में आया? ये उसका, देखो ये उसका एक एग्जांपल है, वो मैं एग्जांपल आपको समझाता हूँ। देखो, ये आपको मैंने बताया ना, एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। अब बेसिकली सेंटर ऑफ मास देखो, इतनी बड़ी स्टिक है, आप उसको क्या कंसिडर करोगे? इतना पूरा तो कंसिडर नहीं करोगे। और आपने ट्राई भी किया होगा कि जनरली हमको ऐसा लगता है कि भाई ये इतनी बड़ी स्टिक है तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होना चाहिए? एज अ सेंटर, यहाँ पे सेंटर पे, क्योंकि इधर जितना है उतना इधर होना चाहिए, बट इट्स नॉट दैट। सेंटर ऑफ मास ऐसे काम नहीं करता। सेंटर ऑफ मास मतलब मास कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो सेंटर ऑफ मास। अब देखो, इस पोर्शन पे यहाँ पे बहुत ज्यादा मास है, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ का मास भी सेम होना चाहिए। तो ये जो पॉइंट है जहाँ पे उसने उंगली रखी है, उसको सेंटर ऑफ मास बोलते हैं, बैलेंसिंग एक्ट वाला, है कि नहीं? अब मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ। देखो, ये 3 केस है, ठीक है, 3 केस दिख रहे हैं आपको। अब देखो, ये पहली नॉर्मल स्टिक है, इसलिए जितना डिस्टेंस इधर है उतना डिस्टेंस इधर है। अब समझो कि अगर मैंने इस साइड मास बढ़ा दिया तो सेंटर ऑफ मास इस साइड शिफ्ट हो गया, इस साइड सेंटर ऑफ मास मतलब बैलेंसिंग करने के लिए मुझे उंगली किधर शिफ्ट करनी पड़ेगी? लॉजिकल बात है, मुझे उंगली उस साइड शिफ्ट करनी पड़ेगी, इसलिए मैंने देखो यहाँ पे कर दिया, ये इतना पोर्शन और ये कितना पोर्शन। अब मैंने बैलेंस करने के लिए वापस थोड़ा सा मास इधर ले लिया, तो अब देखो, अब मुझे उंगली थोड़ा सा इस साइड शिफ्ट करी, फिर भी इधर का मास ज्यादा है और इधर का मास कम है, इसलिए ये बैलेंसिंग के लिए उंगली मेरी इस साइड रहेगी। ऐसे मैं बैलेंसिंग में काफी वीक हूँ, बट ये देखो बैलेंसिंग करके रखना है क्या नहीं? बराबर, ये एग्जैक्ट सेंटर पे नहीं है क्योंकि इधर का मास थोड़ा ज्यादा है, इसलिए आप देख सकते हो। ओके, इवन आप पेन से भी कर सकते हो, ये पेन। और देखो, इसको बैलेंसिंग करने के लिए आप देखो, है कि नहीं? बैलेंसिंग हो रहा है, तो सेंटर ऑफ मास इस साइड इतना बड़ा है और इस साइड इतना पोर्शन छोटा है, क्यों? उधर कैप होती है इसलिए उसका मास ज्यादा होता है। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। बराबर है? अब समझ में आ गया? प्रैक्टिकली लॉजिकली समझ में आया? डन। तो द सेंटर ऑफ मास को अब हम क्या बता सकते हैं? सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज दैट सिंगल पॉइंट, वो एक सिंगल पॉइंट व्हिच मूव्स इन द सेम वे in which a single particle having the total mass of the system and acted upon by the same external force would move। मतलब आप इस, मान लो कि एक कार को मूव करवा रहे हो, तो इस कार को ड्रॉ करो या एक पॉइंट को ड्रॉ करो, इस कार पे जितना फोर्स लगेगा उतना ही इस पॉइंट पे फोर्स लगेगा, इट इज दैट पॉइंट। बट इस कार में भी देखो, आपने, मैंने कहाँ पे ड्रॉ किया? एग्जैक्टली सेंटर पे ड्रॉ किया। ना मैंने आगे ड्रॉ किया, ना मैं इधर ड्रॉ कर सकता हूँ, ना मैं इधर ड्रॉ कर सकता हूँ, क्योंकि इधर ड्रॉ करूंगा तो सेंटर ऑफ मास डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। सेंटर ऑफ मास मेजोरिटी ऑफ टाइम सेंटर में ही होता है, बाकी तो कहाँ पे मास डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो वो। सो इट इज दैट पॉइंट के अगर वो जैसे मूव करेगा तो पूरी कार या पूरा ऑब्जेक्ट वैसे ही मूव करेगा। इन विच अ सिंगल पार्टिकल हैविंग द टोटल मास ऑफ द, ऐसे मान सकते हैं कि भाई वो एक
पूरा एक ही पार्टिकल से बना हुआ है और उसका मास एज अ सिस्टम का जो मास है ना वही है, और पूरा जो सिस्टम पे फोर्स अप्लाई हो रहा है तो वो सिंगल पार्टिकल पे फोर्स अप्लाई हो रहा है, उसको हम ऐसा मान सकते हैं, जिससे क्या होता है कैलकुलेशंस काफी इजी हो जाता है। नाउ ये देखो एग्जांपल, if a single force acts on the body and the line of action of force passes through the center of mass, the body will have only linear acceleration and no angular acceleration. अगर आप उस पे मान लो ये ऑब्जेक्ट जा रहा है, आप उस पे स्ट्रेट ऐसे धक्का दे रहे हो तो ये ऑब्जेक्ट स्ट्रेट ही जाएगा, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट स्ट्रेट ही जाएगा, ये ऑब्जेक्ट स्ट्रेट ही जाएगा, क्यों कि उसका लीनियर एक्सेलरेशन होगा, समझ रहे हो। जैसे ये हैमर की बात करें, हैमर का देखो मैं हैमर पे लगा रहा हूँ फोर्स पी, उसका सेंटर ऑफ मास ये रहा हैमर का, क्योंकि ज्यादातर मास इधर ही कंसंट्रेटेड होता है, ये कोई मतलब ही नहीं। तो अगर मैं हैमर, ये मान लो हैमर है, हैमर को मैं ऐसे धक्का दे रहा हूँ तो हैमर स्ट्रेट जाएगी। कैसे मान लो कि वो एक पॉइंट है, वो पूरा हैमर है तो वो पॉइंट ही मूव हो रहा है, तो ये आपको ऐसे लगेगा कि ये पॉइंट इधर मैंने फोर्स अप्लाई किया तो यहाँ पे भी उसका जो मोशन है वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन मोशन, उसको क्या बोलते हैं, लीनियर मोशन, क्या बोलते हैं, लीनियर मोशन, लीनियर एक्सेलरेशन, बराबर है। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर a hammer resting on a plane surface. If a force P is applied on the hammer in such a way that its line of action passes through the center of mass, देखो लाइन ऑफ एक्शन मतलब जो फोर्स लगा रहा हूँ वो सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है तो वो स्ट्रेट पास होगा, बराबर है। देन द हैमर मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ, बट ऐसा तो नहीं है। अब बहुत बार ऐसा होता है कि हैमर को आप ऐसे फेंकते हो तो आपको पता है हैमर घूमती रहती है, राइट। दूसरा केस वही बता रहा हूँ, देखो ये, अगर देखो ये उसका सेंटर ऑफ मास है और आपने फोर्स उसके लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स की जगह पे कहीं और से पास करवाया, नीचे से पास करवाया, दिख रहा है बेटा, दिख रहा है, ये रहा देखो, यहाँ से पास करा, ये आपका सेंटर ऑफ मास, यहाँ से पास करवाया, तो अब क्या होगा, अब वो रोटेट करेगा, अब क्या करेगा, वो रोटेट करेगा, क्योंकि लाइन ऑफ अब ऐसे जाएगा ऊपर, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, मतलब हैमर जो है वो ऐसे रोटेट होके आगे बढ़ेगी, ऐसे रोटेट, क्योंकि सेंटर ऑफ मास ये है। और देखो ये उसका मान लेते हैं सेंटर ऑफ मास है, अगर मैं उसको यहाँ से धक्का दूंगा, ऐसे फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, ऐसे फोर्स, तो ऐसे रोटेट होगी ना, ऐसे रोटेट होगी, सिंपल सी बात, ओके। बट व्हेन अ फोर्स R is applied along the line not passing through its center mass, then the hammer rotates about its center mass, उसके center mass के about rotate, ओके। थोड़ा प्रैक्टिकल करके देखना, आप ऐसे फेंकना और ऐसे फेंकना, क्या होगा देखिए, हैमर को मतलब सामने कोई खड़ा नहीं हो ऐसे फेंकना, वरना किसी को ठोक दोगे आप, ठीक है, ओके। सेंटर ऑफ मास वर्सेस सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अब ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, फिर भी मैं समझा देता हूँ। द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी, the center of mass of a body is point where whole mass of the body may be assumed to be concentrated for describing its translatory motion, सिर्फ मोशन को इजी बनाने के लिए और उसको हम समझ सकें, इसे सेंटर ऑफ मास है। On the other hand, the center of gravity is a point which is the resultant of the gravitational force on all the particles of the body, that is a point where whole weight may be assumed to act। जैसे देखो ये बंदा स्ट्रेट खड़ा है तो ये पॉइंट जो है वो उसका क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मतलब पूरे उसके बॉडी का मास यहाँ पे। आपका बेस्ट एग्जांपल दूं मैं आपको, आप वेइंग मशीन पे खड़े हो जाओ, वेइंग मशीन, आप खड़े रहो या आप बैठ जाओ या आप हाथ खड़ा करो, बट आप जैसे बैंड करोगे ना, आप आगे बैंड करोगे ना तो वेइंग मशीन का जो मास है ना और जो आपका वेट दिखाएगा ना वो अलग हो जाएगा। आप इस पे स्ट्रेट खड़े रहो या इस पे आप ऐसे बैठ जाओ, ठीक है, बराबर है, या आप उस पे हाथ खड़े कर दो, आप कुछ भी करो, इस पे करो, कोई फर्क नहीं होगा। बट अगर आपके पैर ऐसे हैं और आप बैंड हो गए, ठीक है, ये वेइंग मशीन पे, तो आपका मास वो नहीं दिखाएगा, मास आपका थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा, क्यों, बिकॉज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और आपको पता है आपका वेट मतलब वही होता है, वेट हमने अभी तक पूरा पढ़ लिया, m/g, जी चेंज होता है। इन अ यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड सच एज दैट ऑफ द अर्थ ऑन अ स्मॉल बॉडी, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ मास। अर्थ पे हम देखने जाएं तो जो हमारा सेंटर ऑफ मास होगा वही मेजॉरिटी ऑफ केस में सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, but in the case of Mount Everest the center of gravity lies a little below its center of mass because the gravitational force decreases with altitude। जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स डिक्रीज होगा, इसलिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज होगी।
जिनको ये समझ में नहीं आया इट्स ओके, टेक्स्ट बुक में नहीं है, बट मेरा फर्ज था इसलिए समझा दिया कि भाई बहुत बार सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में कंफ्यूज होता है। डन, ठीक है। सेंटर ऑफ मास ऑफ पार्ट टू पार्टिकल सिस्टम, मान लेते हैं दो पार्टिकल है, एक पार्टिकल m1 जो पोजीशन p1 पे, पार्टिकल m2 जो पोजीशन p2 पे, ठीक है। ओरिजिन से इसका पोजीशन है वेक्टर r1, ओरिजिन से इसका पोजीशन वेक्टर है r2। तो हमें इस सिस्टम, देखो ये एक अलग पार्टिकल, ये अलग पार्टिकल, मुझे सिस्टम ऑफ पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है, तो वो कहाँ पे है, सी पे है, तो उसके पोजीशन को मैं क्या मान लूंगा, आरसीएम, पोजीशन वेक्टर ऑफ सीएम। तो उसका फॉर्मूला होता है आरसीएम इज इक्वल टू m1 इंटू r1 प्लस m2 इंटू r2 होल अपॉन m1 प्लस m2, ये उसका फॉर्मूला है, ये उसका फॉर्मूला है, याद रखना है आपको। कैसे डिराइव हुआ वो मैं समझाता हूँ, बट अभी याद रखना है आपको, ठीक है। डन, पक्का। We can write the above equation of m1 plus m2 को ऊपर भेज दो, तो m1 plus m2 into RCM is equal to m1 r1 plus m2 r2. Thus, the product of the total mass of system and the position vector of its center of mass is equal to the, देखो total mass into position vector is equal to sum of the product of individual mass and the respective position vector। मतलब देखो m1 को r1 के साथ मल्टीप्लाई करो प्लस m2 को r2 को मल्टीप्लाई करो, इट इज इक्वल टू m1 plus m2 into RCM। मतलब टोटल मास इनटू पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू इंडिविजुअल का आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा दो और पॉइंट्स है। दूसरा पॉइंट है, मान लो दोनों का मास सेम हो तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, एग्जैक्टली बीच में। क्या है देखो आगे आप चेक कर सकते हो बेटा, आरसीएम का फॉर्मूला क्या है, एम आर वन प्लस एम आर टू अपॉन एम प्लस एम। अब देखो एम कॉमन निकाल दो तो क्या होगा, आर वन प्लस आर टू अपॉन टू एम एम कैंसल, therefore आरसीएम कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2 होल अपॉन 2। क्लियर हुआ, पक्का, ओके। Thus the center of mass of two equal masses lies exactly at the center of line joining two mass। मान लो ये मास एक इधर है और ये मास एक इधर है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, एग्जैक्टली एट द मिड पॉइंट, ओके। अब मुझे उसी पोजीशन फाइंड करनी है। ये तो क्या है, ये मैंने प्लेन में बना दिया, जैसे देखो ये प्लेन में आरसीएम बना दिया। अब उसका एक्स कितना है, वाई कितना है, वो मुझे इंडिविजुअल फाइंड करना है। तो एक्ससीएम इज इक्वल टू उसका एक्स वेक्टर m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। ये पोजीशन p1 है और ये पोजीशन p2 है, और वाईसीएम कितना हो जाएगा, m1 y1 प्लस m2 y2 इज अपॉन m1 प्लस m2। ये दोनों का इंडिविजुअल भी आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। अब आज के लिए लास्ट टॉपिक, मैं जानता हूँ बहुत कम टाइम हुआ है, बट आज के लिए लास्ट टॉपिक, क्योंकि ये टॉपिक 10-15 मिनट खा जाएगा, और ये है डेरिवेशन, ठीक है। डेरिवेशन क्या बता रहा है, डेरिवेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। सारे डेरिवेशन उसके हम पोजीशन वेक्टर फाइंड करेंगे, एक्सेलरेशन ये फलाना ढिकना सब फाइंड करेंगे। नाउ कंसीडर अ सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स p1 एंड p2 जिसका मास m1 m2 है, r1 r2 का क्या है, पोजीशन वेक्टर है, विद एट एनी टाइम t with respect to origin O। अब मान लो इस पे मैं एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूँ F1 एक्सटर्नल P1 पे, P2 पे मैं F2 एक्सटर्नल वो बाद में लगाऊंगा, बट पहले हम इस पे क्या फाइंड कर देते हैं, द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन वेक्टर्स ऑफ द टू पार्टिकल्स, दोनों का अलग अलग, टू पार्टिकल्स आर, दोनों पे देखो इस पे कितना होगा, इस पे कितना होगा। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, v1 इज इक्वल टू dr1/dt, और इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको पता है क्या होगा, dv/dt, मतलब ये क्या हो जाएगा, d2r1/dt स्क्वायर स्क्वायर हो जाएगा। वैसे ही v2 क्या हो जाएगा आपका, dr2/dt, एंड a2 क्या हो जाएगा, dv2/dt। ये कितना हो जाएगा, dr2r2/dt। ना टोटल फोर्स F1 acting on
particle P1 is the फोर्स F1 पार्टिकल F देखो ये P1 पे कितना फोर्स लगेगा P1 पे तो टोटल फोर्स कितना होगा इज द सम ऑफ द इंटरनल फोर्सेस ड्यू टू P2 and एक्सटर्नल फोर्स F एक्सटर्नल वो भी क्या F1 एक्सटर्नल देखो इस बंदे पे कितने फोर्स लग रहे हैं इस P1 पे एक तो F12 लगेगा F12 मतलब 2 के कारण 1 पे कितना फोर्स लग रहा है वो और F1 एक्सटर्नल दो फोर्स लगेंगे इतना क्लियर हो गया तो देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूँ F1 इज इक्वल टू F12 प्लस F1 एक्सटर्नल सिमिलरली F2 को मैं क्या लिख सकता हूँ F21 प्लस उस पे भी F2 एक्सटर्नल लग रहा है कितना क्लियर बेटा लिख लिया सब लोगों ने ना अकॉर्डिंग टू न्यूटन भैया अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ और वो भी कौन सा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बताता न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन m1a1 इज इक्वल टू वो कितना होगा हमारा फोर्स F1 जो कितना है F12 प्लस F1 एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू m है ना ये फॉर्मूला इसको मैं नंबर 1 दे दूं और दूसरा m2a2 वो किसके जितना होगा F2 जितना जो कितना होगा F21 प्लस F2 एक्सटर्नल इसको मैं नंबर दे दूंगा 2 बट अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ न्यूटन का तीसरा लॉ क्या बोलता है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगेंगे F12 होता है वो माइनस F21 होगा दैट इज F12 प्लस F21 इज इक्वल टू 0 इसको मैं 3 दे दूं बराबर है ऐड 1 एंड 2 अब इन दोनों को ऐड करेंगे ध्यान से देखिए बेटा इन दोनों को ऐड कर दो टोटल फोर्स F इज इक्वल टू F1 प्लस F2 या ऐसा भी बोल सकते हैं इनके दोनों का लेफ्ट हैंड साइड ऐड करेंगे m1a1 प्लस m2a2 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड ऐड कर देंगे F12 प्लस F1 एक्सटर्नल प्लस F21 प्लस F2 एक्सटर्नल ठीक है अब F12 और F21 मिलके क्या होगा फ्रॉम 3 कितना समझ में आया तो फ्रॉम 3 क्या बोल सकते हैं देयरफॉर फ्रॉम 3 m1a1 प्लस m2a2 इज इक्वल टू F1 एक्सटर्नल प्लस F2 एक्सटर्नल और जिसको मैं F नाम दे देता हूँ सिर्फ F दे सकता हूँ मेरे हिसाब से where F is equal to F1 external plus F2 external is total force acting on the system क्योंकि सिस्टम में देखो दो पार्टिकल है तो दोनों पे जितना फोर्स लग रहा है उसको मैंने F नाम दे दिया अब दूसरी बात सपोज द मास ऑफ सिस्टम का मास क्या हो जाएगा m इज इक्वल टू m1 प्लस m2 दे सकता हूँ तो लेट अस अज्यूम हम क्या अज्यूम कर देंगे बेटा हम ऐसा अज्यूम करेंगे दैट द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम टोटल फोर्स कौन सा F एक्टिंग ऑन द सिस्टम ऑफ मास m वो क्या प्रोड्यूस करेगा अब देखो जब सिस्टम की बात करते हैं तो आपको पता है सिस्टम की बात करेंगे तो सेंटर ऑफ मास ही लेंगे प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा बेटा ACM एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास therefore according to Newton's second law
अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन आपको पता है F इज इक्वल टू होता है ma cm, और आपका F इज इक्वल टू यहाँ पे भी निकला था, हाँ ये जो निकला था ना, इसको मैं नाम दे दूंगा 4, बराबर है। तो फ्रॉम 4 क्या बोल सकते हैं? अब देखो फ्रॉम 4 F इज इक्वल टू am cm, देयरफॉर फ्रॉम 4 क्या लिख सकता हूँ? MACM इज इक्वल टू F की जगह पे मैं क्या लिखूंगा? MA1 प्लस M2A2 लिख सकता हूँ ना? है ना? तो बोल दो। देखो MACM और F4 की जगह मैंने ये वैल्यू डाल दी। MACM M1 एज इट इज, A1 की जगह मैं क्या लिखूंगा? d स्क्वायर R1 बाय dt स्क्वायर प्लस d स्क्वायर R2 बाय dt स्क्वायर। अब MACM आपको डिफरेंशिएशन का रूल पता है, बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना बेटा, डिफरेंशिएशन का रूल पता है, आप M1 अंदर भी डाल सकते हो, तो d स्क्वायर M1 R1 बाय dt स्क्वायर प्लस d स्क्वायर M2 R2 बाय dt स्क्वायर। तो MACM इज इक्वल टू, अब देखो दोनों को डिफरेंशिएशन है तो आप कॉमन भी निकाल सकते हो, डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर क्या हो जाएगा? M1 R1 प्लस M2 R2। इतना क्लियर हो गया? श्योर? अब ACM क्या होता है? ACM क्या होगा जल्दी से बताओ? ACM ना लिख लो जल्दी से, लिख लिया? ओके। अब ACM क्या होगा? M ACM इज डी VCM बाई डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर बाय डी टी स्क्वायर M1 R1 प्लस M2 R2। अब M को मैं अंदर लेके जाऊंगा, तो D, ओके ओके ओके, M को अंदर बाद में लेके जाऊंगा। M इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? डी स्क्वायर बाय डी टी स्क्वायर, और VCM की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? RCM लिख सकता हूँ, R कैपिटल लिखूंगा, डी टी स्क्वायर ऑफ RCM। क्योंकि देखो इसका V का डिफरेंशिएशन करो और डबल डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या मिलेगा? RCM। V का और एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो RCM मिलेगा, डी टी ऑफ RCM। समझ में आया? A इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर, वही हमने पूरा किया है। कंफ्यूज नहीं होना बेटा, प्लीज कंफ्यूज नहीं होना है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आगे की चीजें समझ में आएगी तो ही होगा, वरना नहीं होगा। डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर ऑफ M1 R1 प्लस M2 R2। अब M को अंदर भेज दो, डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर ऑफ MRCM इज इक्वल टू डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर ऑफ M1 R1 प्लस M2 R2। अब देखो दोनों साइड डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर है तो कंपेयर करेंगे हम, कंपेयरिंग तो हमें क्या मिलेगा? MRCM इज इक्वल टू M1 R1 प्लस M2 R2, और M जब नीचे जाएगा तो M1 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? कैपिटल M की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? M1 प्लस M2। दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, हो गया? अच्छे से डिराइव हुआ, समझ में आया? देखो 30 मिनट भी नहीं हुए, मुझे बताओ अच्छे से डिराइव किया बेटा, समझ में आया? किसी को भी कुछ प्रॉब्लम? बहुत बढ़िया टॉपिक है, नहीं समझ में आया तो दूसरी बार तीसरी बार पढ़ाई करें, फिर भी नहीं समझ आया तो मुझसे पूछ लीजिए। हम स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं, मैं कहाँ से कौन सा स्टेप लिया वो भी मैंने आपको बताया, फिर भी नहीं पता चल रहा तो प्लीज आस्क मी। ओके, सो फाइनली लास्ट में क्या बता सकते हैं थोड़ा सा थियरी पर? दिस इक्वेशन डिफाइंस द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स ऑफ मास m1 एंड m2 हैविंग पोजीशन वेक्टर r1 एंड r2। ये सेंटर ऑफ मास बताएगा किसका? दो सिस्टम में दो ही पार्टिकल है m1 m2 और जिसकी पोजीशन है r1 r2। Here the entire mass of the two particle system may be supposed to be concentrated एक ही जगह पे। Clearly Newton's second law as applied to the individual particles of the system also holds for this entire system provided the external force acts at the center of mass as defined by the above equation। अब देखो एक इंडिविजुअल को ले लो, इस पे आप फोर्स लगाओ, या आप इन दोनों को कंबाइन करके एक सेंटर ऑफ मास पे फोर्स लगाओ, कंसीडरिंग दैट फोर्स जो लग रहा है वो सेंटर ऑफ मास पे लगेगा।
न्यूटन्स थर्ड लॉ हेल्प्स अस टू गेट द रीड ऑफ द म्यूचुअल इंटरनल फोर्सेस बिटवीन द टू पार्टिकल्स। देखो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था पता है, म्यूचुअल इंटरनल फोर्सेस F12 और F21, वो न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग निकल गया। हेंस व्हाइल अप्लाइंग न्यूटन सेकंड लॉ to the motion of the center of mass, we need to consider only external forces acting on the system। ये चीज याद रखनी है, इंटरनल फोर्सेस एक दूसरे के कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि इक्वल एंड ऑपोजिट होती है। तो होलेंडसॉल किसके कारण होगा बेटा, होलेंडसॉल होगा ड्यू टू द एक्सटर्नल फोर्सेस। वो चाहे फिर आप दोनों को अलग अलग करो या सेंटर पे अकेले पे लग रहा है वो कर दो, सब क्या रहेगा, सेम रहेगा। ओके, सो दिस इज हाउ इट इज डिराइव्ड। क्या, RCM इज इक्वल टू M1R1 प्लस M2R2 अपॉन M1 प्लस M2। क्लियर हो गया, पक्का? ओके, सो आज का लेक्चर हम यहीं पे छोड़ते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया, ढंग से समझ में आ गया, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। नहीं आया तो वापस रिवाइज करिए एंड टेक केयर।